अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबकी मासूम सी वॉइस ओवर लाबरशार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्थेटिक कपल। सो आज हम एना अहमद का नावल मेरा फौजी यूनिवर्सिटी रीड करेंगे। आई होप सो आप सबको ये नावल बहुत पसंद आएगा बिकॉज मेरा फर्स्ट नावल भी है। नावल स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा दूल्हा कैसा होना चाहिए? वो तीनों इस वक्त उन्हीं से वापसी पर रेस्टोरेंट बैठी हुई थी जब मशल ने अचानक ही सबसे अहम टॉपिक जो सिर्फ मशल की नज़र में था उसके बारे में सवाल पूछा। मशल के सवाल पे उसके चिप्स खाते हाथ और दोनों एक पल को रुके थे, लेकिन सिर्फ एक पल को, क्योंकि मुंह फिर से चिप्स को चबाने में मसरूफ़ हो चुका था। दूल्हा यानी हस्बैंड शहादत की उंगली ऊपर करती वो जैसे कंफर्म कर रही थी। बिल्कुल, मशल ने तायद कर दी थी कि यरिंग, गुड लुकिंग और वेल वर्थिंग ये सब क्वालिटीज़ तो मस्ट है, लेकिन इसके साथ जो यूनिक्स मेरे दुल्हन में होंगी वो ये कि वो फौजी नहीं होगा। हुए की बात पे जहाँ दोनों के मुंह खुले थे वहाँ साथ बैठे अहान के कान भी खड़े हो गए थे। लड़की, तुम पागल हो। सबसे पहले होश रिदा को आया था। आजकल के दौर में जहाँ लड़कियाँ फौजियों के पीछे मरती हैं, तुम कह रही हो कि तुम्हारा दूल्हा फौजी ना हो। रिदा और मशल दोनों की हैत किसी सुर नहीं हो रही थी। हाँ, तो यही तो यूनिक है मेरे दूल्हे में, रूह ने कहते साथ ही शरारत से आँख दबाई, जबकि करीब बैठे अहान के लबों पे अब मुस्कुराहट रस कर रही थी। साथ ही और उसकी वजह क्या है? एक बार फिर सवाल मशल की तरफ से आया था, क्योंकि उसको तो जुनून की हद तक क्रेज़ था फौज का। ऐसी तौहीन वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? यार, तुझे पता तो है वो कितने सो कॉल्ड डिसिप्लिन होते हैं। उनकी हर चीज़ में डिसिप्लिन होता है और मेरा डिसिप्लिन का दौर दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात, कहीं शहीद हो गया था तो मैं सारी उम्र रोती रहूँगी, जबकि ऐसा नहीं चाहती। मैं लाइफ को हंस खेल कर जीना चाहती हूँ। आँखों को मीचती वो ख्यालों में अपने बाजू फैला रही थी, यूँ जैसे अभी से बादलों में उड़ रही हूँ। लेकिन अफसोस, इस परवास को फिर रिदा की चुटकी ने फ़ौरन ही ढेर कर दिया। क्या मुसीबत है? अपने बाजू को मसल दी। वो रिदा को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। बहन, होश की दुनिया में आ जाओ, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया है आए, इससे पहले कि अम्मा तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारी क्लास में। अब घर जाना चाहिए हमें। बैग को समेटते उसने बरवक्त होश दिलाया था। हाय जालिम, क्या याद दिला दिया। कहाँ मैं आसमानों में अपने प्रिंस के साथ रक्स कर रही थी और कहाँ तुमने मुझे ज़मीन पे पटक दिया, वो भी अम्मा के ख्याल से। और वो भी अपना बैग उठाकर उठ खड़ी हुई थी। ये अपनी राम कहानी छोड़ो और बताओ मैम, रक्षंदा के असाइनमेंट का क्या करना है? वो तीनों बिल पे कर आगे पीछे बातें करती रेस्टोरेंट से निकल रही थी, जबकि अहान वहीं पे बैठा था, उस टेबल को देख रहा था जहाँ वो बैठी थी। हूर बिन आवाज़ लब हिले थे और शायद वैसे ही मोहब्बत बगैर आवाज़ के पैदा किए अहान के दिल में बैठ गई थी। कहाँ थी तुम? वो अभी अंदर दाखिल हुई ही थी कि अम्मा खुदाई फौजदार बने सामने से खड़ी थी। अल्लाह, अम्मा डरा दिया। ऐसे तो कोई जिन भी नहीं इतनी अचानक सामने नहीं आता जितनी अचानक से आप आ जाती हैं। कुछ तो ख्याल करें अम्मा, नन्हा सा दिल है मेरा, चिड़िया जितना। एवं ही हार्ट अटैक से बंद हो गया तो दिल पे हाथ रखे वो डरे रहने की एक्टिंग कर रही थी। मनहूस, शर्म नहीं आती? माँ को जिन से तशबीह देती है, इसकी कब्रें धत रिसीव करती। वो और गर्जी, हाय और रब्बा, मैं मर गई। अम्मा, कुछ तो ख्याल करें, नाजुक जान हूँ आपका। सीमेंट अम्मा, कुछ तो ख्याल करें, नाजुक जान हूँ मैं आपका। सीमेंट हाथ नहीं सहा जाता। दुहाइयाँ देती वो सोफे पे गिरने से अंदाज में बैठी। खोते जितनी हो गई है, मेरी औलाद पर तमीज़ छू कर नहीं गुजरी। नीचे देखे नहीं जाते कि धुले कपड़े हैं,
उसे ज़बरदस्ती उठाती, नीचे से कपड़े इकट्ठे करके साइड पर रखे। लोगों की बेटियां आती हैं कॉलेज यूनी से, तो उनकी माँ ठंडा जूस का गिलास पेश करती है। इधर एक हम हैं, आए तो आगे से थूकों और सलवतों से स्वागत किया जाता है। क्या ज़िंदगी है, क्या कर सकती थी। और वो सफाई झूठे आंसू बहाने के, लेकिन सामने भी अम्मा थी। चीन का झूठे तो क्या, सच्चे आंसुओं से भी दिल न पिघले। बस कर दो ये मगरमच्छ के आंसू बहाना, ये सारे चोंचले अपने मियाँ को दिखाना। वहाँ ससुराल में तो 1000 सुन भी लेंगी और काम भी सारे करेंगी। एक इधर माँ कुछ कह दे तो आंखों से दरिया बहने शुरू हो जाते हैं। बस कपड़े साइड पे रख कर वो किचन की जानिब मुड़ी थी, लेकिन खिड़की से उसे बताना ना भूली थी कि इसके इन दोगले आंसुओं का उन पर कोई असर नहीं। ठीक है, एक दिन चली जाऊंगी ना तो देखना, बहुत याद करेंगी आप। अब उनकी जाते भी इमोशनल ब्लैकमेल करना ना भूली थी। बस नॉवल पढ़ पढ़ कर दिमाग ख़राब हुआ है, वही सारी बातें मुझ पे भी आजमाती हैं। ये नहीं जानती कि माँ हूँ इनकी। वो किचन में काम करते करते मुसलसल गड़बड़ा रही थी। आखिर को अल्लाह ने औलाद ही ऐसी अफलातूनी दी थी। बेचारी करती भी तो क्या, माँ तो समझदार थी, सुलझी थी, लेकिन हूँ तो तौबा तौबा थी। जवानी में ही बेवकी के बाद उन्होंने भी माँ और बाप दोनों बन कर पाला था। माँ तो खैर समझदार थी, मामले की नज़ाकत को समझती थी और हमेशा उनका हाथ बटाती, पर हूँ उसकी शरारतों से तंग तो नहीं, अलबत्ता परेशान ज़रूर थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह मोहतरमा हूर साहिबा का बग़ैर रुके और बग़ैर सोचे बोलना था। वो उसको कितना भी समझाती, लेकिन वो बहुत अक्लमंदी से दाएं कान से सुनकर लब्बैक कहती और बाएं कान से निकालकर अल्लाह हाफ़िज़। कमरे में आती ही उसने बैग जोर से बेड पे पटका और ख़ुद को भी बेड पे सीधा गिराया था। ये क्या तरीका है हूर, ऐसे थोड़ी ना लेटते हैं बच्चे। माँ जो कमरे में सेटिंग कर रही थी और बेड शीट को सेट करके सीधी हुई थी, अपनी मेहनत को ज़ाया होने पे तासुब से हूर को देखा। ये अम्मा मुझसे खाइफ क्यों रहती हैं? छठ के घोड़े वो इतने संजीदा अंदाज में पूछ रही थी कि माँ को तशवीश हुई। ऐसा क्यों कह रही हो हूर? और अम्मा तुमसे खाइफ नहीं रहती, बस तुम उन्हें तंग मत किया करो, जो कहती है मान लिया करो। ताबेदारी करोगी तो क्यों खाइफ रहेंगी वो तुमसे? प्यार से उसे बालों में हाथ फेरती उसे समझा रही थी। यार वो बेड पर उठ कर बैठी। मैं कर तो लूँ ताबेदारी, पर जो अम्मा को छेड़ने का स्वैग है ना, उसका चार्म ही अलग है। एक आंख दबाती वो माँ को हंसने पर मजबूर कर गई थी। वो जो समझी थी कि वो संजीदा है, तो ये महज माँ की ख्वाम ख्याली ही थी, तो और नहीं तो क्या। जब वो गुस्से से बोलती हैं और उस पर उनके गाल जब गुलाबी होते हैं, हाय हाय क्या कमाल लगती है। मुंह पे हाथ रखकर वो ऐसे शर्मा रही थी जैसे ये कसीदा वो किसी लड़के की शान में बोल रही हो। माँ जो तब से मुस्कुराकर सुन रही थी, उसकी आखिरी बात से उसको ठहका लगाने पर मजबूर कर दिया था। और बाज आ जाओ, अब मुझे समझ आया तुम ठीक अम्मा से डांट खाती हो। चलो शाबाश, अब अपनी बातों को ब्रेक लगाओ और नीचे लंच की तैयारी के लिए आ जाओ। उनको फाइनल टच देकर वो नीचे की जानिब आ गई थी, जबकि पीछे हूँ ओके पहुँच कहती मुँह हाथ धोने के गर्ज से वॉशरूम की जानिब बढ़ी। घर की बर्बादी आसार नज़र आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। वो खिड़की से टेक लगाए उनको सोच कर मुस्कुरा रहा था जब फाइक उसका रूम घर की बर्बादी के आसार नज़र आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। वो खिड़की से टेक लगाए हूर को सोच कर मुस्कुरा रहा था जब फाइक उसका रूम में और बेस्ट फ्रेंड हाथ में चाय के 2 कप लिए मौके की मुनासबत से शेर पड़ता कमरे में दाखिल हुआ। हा हा हा, इसके शेर पे वो कहका लगाए बिना ना रह सका। यार तुम भी ना, ऐसी कोई बात नहीं। उसके हाथ से कप लेता वो थोड़ी संजीदगी से बोला, लेकिन संजीदा हो ही नहीं पाया, क्योंकि जब मोहब्बत चिपक जाती है तो कहाँ होंठों से मुस्कुराहट जाती है, बिन बात के भी हंसी आती है। तब तो पुत्र साढ़े नाल बैठे सीधे सीधे फिर
اس لیے جو بات ہے وہ سیدھی طرح بتا دو، ورنہ پتہ تو میں خود بھی لگوا لوں گا۔ چائے کا سپ لیے فائق نے جیسے اسے وارن کیا تھا، اور احان جتنا جانتا تھا کہ وہ ایسا کر بھی لے گا۔ بڑے ہی منحوس ہو تم قسمیں، برا سا منہ بنا کر کہا گیا۔ آخر فائق نے دھمکی ہی ایسی دی تھی، اور بتاؤ بھی اس کے پاس لینے پہ فائق کو مزید تجسس ہو رہا تھا۔ ریسٹورانٹ میں دیکھا ہے آج اسے، بالکل اپنے نام کی طرح خوبصورت۔ گہرا سانس لے کر اس نے بات کا آغاز کیا، پھر چپ کر گیا۔ اور نام کیا تھا؟ ایک اور سوال آیا۔ پھول لبوں نے جنبش کی۔ اوہو، فائق کی ہوٹنگ پہ اس نے سخت چنوں سے اسے گھورا، جس پہ اس کی اوہو کو بریک لگی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ چائے پیتے اس نے دوبارہ وہیں سے تسلسل جوڑا۔ کیا اس کو فوجی پسند نہیں؟ ہائے کتنا دکھ تھا احان کے لہجے میں، اور اس سے پوچھا کیا؟ احان کی بات سن کر اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی، کیونکہ پاکستان میں تو کم از کم ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی فوجیوں کو ناپسند نہ کرتا ہو۔ اس کے شوق پہ وہ بس اتنا ہی بولا کیونکہ وہ فائق کاری ایکشن پہلے سے جانتا تھا۔ لیکن کیوں یار، ویسے والے ناپسند نہیں ہیں؟ اب یہ ویسے والے کی تعریف بھی کر دو۔ فائق کے پلے ککھ نہ پڑا۔ مطلب ایز اے ہسبینڈ نہیں پسند، ویسے پسند کرتی ہے؟ احان نے اب سیدھی بات تو دی، لیکن فائق ابھی بھی شوق تھا۔ اسے ایز اے ہسبینڈ ناپسندگی والی بات بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک اور سوال۔ ہمارا ڈسپلن۔ احان نے ٹھنڈی آہ خارج کی، جبکہ فائق نے کہکا، بیٹا تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دل آیا بھی تیرا تو کس پہ؟ وہ ہنستے ہوئے خالی چائے کے کپ لے کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھا۔ احان پھر سے کھڑکی سے سر ٹکائے حور کو سوچ رہا تھا، جب اس کے دل کو تو بہت پاس محسوس ہو رہی تھی۔ اسے پرقسمت سے جو اسے دل کی تو بہت پاس محسوس ہو رہی تھی، پر قسمت سے بہت دور۔ ابھی نعیمہ، میں سوچ رہی تھی کہ اب ماہا کی شادی کر دوں۔ تم دیکھو کوئی رشتہ ہے تمہاری نظر میں تو بتاؤ۔ آج ان کے گھر میں ان کی ہمسائے نعیمہ آئی تھی۔ جب سے وہ اس محلے آئی تھی، نعیمہ نے ان کا قدم قدم پہ ساتھ دیا تھا۔ اب بھی ساجدہ چاہتی تھی کہ ماہا کی شادی ہو جائے۔ آخر کو وہ MSc کر چکی تھی، تعلیم اس کی مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اب چاہتی تھی کہ ایک بیٹی کو رخصت کر کے کم از کم اپنی آدھی ذمہ داری تو فارغ ہو ہی جاتی۔ اس سب کے لیے انہیں نعیمہ سے بہتر کوئی نہیں ملا تھا۔ ارے تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں بھی آج اسی مقصد کے لیے آئی تھی۔ نعیمہ بھی اب چائے کا خالی کپ رکھ کر سیدھی ہوئی۔ کیسی بات؟ عائزہ کے سسرال میں ان کے کسی رشتہ داروں میں سے کسی نے بات کی ہے مجھ سے اپنی ماہا کے بارے میں؟ عائزہ نے منگنی میں شاید دیکھا تھا انہوں نے اپنی ماہا کو۔ مجھے بھی کل پرسوں ہی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ ہائے قسم سے ساجدہ، میں بتا رہی ہوں، لڑکے کا اپنا بزنس ہے، اپنا کماتا کھاتا ہے، اور فیملی بھی چھوٹی سی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹی ابھی کالج میں پڑھتی ہے اور چھوٹی بھی ہے۔ اپنی ماہا خوش رہے گی۔ نعیمہ ساری روادات الف سے یہ تک ایک ہی سانس میں بیان کر دی۔ عائزہ ان کی بیٹی تھی، جس کی منگنی ابھی مہینہ قبل ہی ہوئی تھی، اور اس کے سسرال میں سے کوئی رشتہ دار تھے۔ ارے واہ نعیمہ، یہ تو بہت کمال کی بات کہی ہے تم نے۔ میں تو پریشان ہو رہی تھی کہ کیسے ڈھونڈوں گی، لیکن دیکھو میری اللہ کی کرنی، اس نے پہلے ہی کوئی سبب بنا دیا۔ شکر کے احساس سے ہی ساجدہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ لیکن ایک بات ہے ساجدہ۔ کیا؟ لڑکا رنگ میں مار کھاتا ہے۔ اب وہ اصل بات کی طرف آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پرسوں سے بات کرتے ہوئے کترا رہی تھی۔ تو کیا ہوا نعیمہ؟ اب لڑکے کی جیب دیکھی جاتی ہے، اور جہاں اتنا سکھ چین ہے وہاں کیا رنگوں کا امتیاز؟ ساجدہ کو یہ بات بالکل بھی قبل اعتراض نہ لگی تھی۔ بس پھر کل ہی چلتے ہیں؟ نعیمہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی تھی۔ نعیمہ کل ہی؟ اتنی جلدی؟ ہاں تو اور کیا، وہ تو چاہتی تھی کہ آج ہی چلی جاؤں تم، لیکن میں نے سوچا آج بات کر لوں تو کل آ جائیں گے، اور ویسے بھی
नेक काम में देरी कैसी? नईमा की बात ने साजिदा को सोचने पे मजबूर कर दिया। बात तो वो ठीक ही कह रही थी। कुछ देर सोचने के बाद साजिदा ने भी हाँ कह दी। चलो ठीक है, कल दोपहर के बाद का वक्त सो दो उनको। एक गहरा सांस लेकर उन्होंने अल्लाह के हवाले कर दिया। कैसे हो ब्रो? रेस्टोरेंट में बैठा था जब फाइक ने अचानक उसके कंधे पे हाथ रखा। हाँ, वो अपनी सोच में इतना गर्क था कि फाइक के हाथ रखने से एकदम चौंका। क्या हुआ? ऐसे क्या डर गए हो? मैंने पूछा क्या कर रहे हो? फाइक भी सब जाना कि वो उस रेस्टोरेंट में रोज़ाना क्यों आता है, लेकिन फिर भी वो अहान के मुंह से सुनना चाहता था। इकरार तो वो सुन चुका था, अब वो बेताबियों के किस्से सुनने का मतमनी था। कुछ नहीं, क्या है? छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं तो सोच रहा हूँ यादें बना लूँ। बात करते हैं। इख्तियार उसकी नज़र इस टेबल पर हो गई थी जहाँ वो बैठी थी, जो कि अफसोस पिछले 4 रोज़ से खाली ही थी। शायद वो यहाँ रोज़ नहीं आती थी। जब भी अहान को मुसलसल मायूसी हो रही थी। ओहो, कैसी यादें! अब वो उसकी बेताबी के मज़े ले रहा था, जिसमें अहान ने संजीदा और सपाट नज़रों से उसे देखा। तुझे जैसे पता ही नहीं है खबीस। अब भी नज़रें सपाट उस पर गड़ी थी। जानता था अपने अजीज़ अज़जान दोस्त की खबासत को। ये सुन, ये इसके ना आने का गुस्सा मुझ मासूम पे मत निकाल। फाइक कहाँ अपनी गलती मानने वाला था, उल्टा उस पर चढ़ दौड़ा। बेटा, मैं जिसका गुस्सा है उसी पे निकाल रहा हूँ। और तू? और उससे पहले कि वो और कुछ कहता कि दाएं साइड पे नस्वानी हंसी की आवाज़ गूंजी थी, और उस हंसी को तो वो लाखों में पहचान सकता था। तो यह समझ नहीं। बेख्तियार उसकी नज़र उसी टेबल पर गई और वहीं थम सी गई थी। वो वहीं पे बैठी थी। आज कितने दिनों बाद वो उसे देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था। उसे सच में महसूस हो रहा था जैसे वक्त रुक तो नहीं, पर शायद बहुत सुस्त रफ्तार से बढ़ रहा है। वो भूल गया था कि वो अभी कुछ देर पहले कितना फ्रस्ट्रेटेड था। जो फाइक पे गुस्सा कर रहा था उसे कुछ होश नहीं था कि इर्द गिर्द कौन बैठा है, और फाइक अब उसे कैसे मुस्कुराकर उसकी दीवानगी देख रहा था। उसके लिए तो जैसे सब कुछ रुक गया था, पॉज हो गया था। साइड से सब कुछ वैनिश हो गया था। एक सफ़ेद धुएं में अब सिर्फ वो था और उसकी हूर। अहान। फाइक जो तब से अहान को आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो सुम बुकमन बिना यकटक एक ही जगह को देख रहा था। मजबूरन फाइक कदरे ऊंची आवाज़ में बोलकर उसका कंधा हिलाया। वो जो अपनी फैंटेसी में खोया हुआ था, फाइक के कंधा हिलाने पर चौंका। क्या है? झुंझला कर जवाब आया, क्योंकि वो इस वक्त तो कम अज़ कम खलल ना चाहता था। कुछ तो ख्याल कर यार, इर्द गिर्द लोग हैं। तेरी दीवानगी तेरे लिए अच्छी नहीं, खामख्वाह लोगों से कुट खाएगा। फाइक उसे समझा रहा था, जो शायद अभी समझने से कासिर था। हाँ, एवं कुट खाऊंगा। इतने साल जान मारी है फौज में, अब कुट खाऊंगा नहीं खिलाऊंगा। अहान ने खुले अंदाज में कॉलर झाड़ी। अरे जल्दी जाओ। उनको उठता देखकर फाइक ने उसे मुतवज्जह किया। कहाँ जाऊँ? दिल की बात दिल में ही रखोगे? जाओ, जाकर बोलो। फाइक का दिल किया उसकी अकल पे मातम करे। यार मैं क्या बोलूँ? यही बहन जी कि आपकी शादी पे टेंट का काम हो तो बताइएगा, मैं सर अंजाम दूँगा। फाइक का दिल किया सामने बैठे शख्स का सर फाड़ दे। अबे उल्लू के पट्टे, जाकर बोल उससे कि तू उससे शादी करना चाहता है और दीवानगी की हद तक चाहता है। अगर अब नहीं बोलेगा तो छुट्टियों के बाद जब अगली छुट्टियों पे आओगे तो तैयार रहना इसके बच्चों के मामू बनने के लिए। फाइक का दिल कर रहा था अहान को एक लगा ही दे, कहीं से नहीं लग रहा था उस सॉर्ट ऑफ ऑनर मिला हुआ हो उसे, लेकिन यार वो अभी भी कंफ्यूज था। उठ, इतनी मोटिवेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फाइक ने बामुश्किल उसे उठाकर खड़ा करके उसके सामने किया। वो जो मेंटली तौर पे बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, यूँ अचानक खड़े होने पे घबरा के सामने से ही वो फ़ोन पे
टाइप करती आ रही थी। उसके करीब आने पे उसने अपना गला खनकारा। चेहरे पे हवाइयाँ साफ उड़ी हुई थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं आर्मी में हूँ। उसके करीब आने पे वो कंफ्यूज सा इतना ही बोला। आखिर उसका पहला प्रपोज़ल बल्कि पहली बार किसी लड़की से मुलाकात थी और वो अल्लाह का नेक बंदा पहली ही मुलाकात में सीधा पेशे पे आ गया था। पीछे बैठे फाइक ने अपना सर हाथ पे मारा। उल्लू का फोटो से गाड़ी निकलने को बेताब जैसे जिसमें उसे मुश्किल से ही रुका। वो जो सीधी अपने ध्यान में चल रही थी, वो अचानक किसी के सामने आ जाने पर अपने कदम ना रोकती तो उसके सीने से एक धमाकेदार तसादुम मौतें होता। अभी उसके सामने यूँ अचानक आ जाने के शौक से ना निकली थी कि सामने से ऐसी बकवास हूँ का तो सुनकर मीटर घूम गया। तो क्या चाहते हैं आप? एक्स टोपों की सलामी दूँ? आपको यहाँ सैल्यूट पेश करूँ? वो जो उसकी खामोशी से हिम्मत बांधता बोलने के मज़ीद अल्फाज ढूंढ रहा था, उसकी बात सुनकर पहले हैरान और फिर मज़ीद कंफ्यूज हो गया। नहीं, वो अभी वो हकलाहट में कुछ बोलने ही लगा था। मुँह ने उसके बाद फिर से काट दी। वो क्या? माशाल्लाह, वो हकलाहट में माशाल्लाह, ऐसे मोहब्बत से ताल्लुक़ है आपका। लेकिन मजाल है जो अपने ठड़कपन में आपने इसका भी लिहाज किया हो। माथे पे तेवरी चढ़ाई वो उसे घूर रही थी। आइंदा मेरे रास्ते में यूँ मत आना। मैं एंटरटेनर जो तुम जैसे लोगों की राह में बची जाती है। खबीस ना हो तो अपने पेशे का भी ख्याल नहीं करते तुम लोग। अभी मुंह से बता रही हूँ, अगली बार ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखोगे। उसे उंगली से वार्न करती वो साइड से निकलती चली गई। मशल और रिदा जा चुकी थी, जबकि वो हक्का बक्का सा पीछे खड़ा रेस्टोरेंट में बैठे लोगों से नजर चुरा रहा था। सब तेरा कसूर है। वो गाड़ी में बैठे थे जब आहान ने लोगों को जन्मदिश दी। नजरें सामने रोड पे थी। क्या मतलब? ना तो मुझे आगे करता, ना मेरा इमेज उसके सामने बुरा बनता। वो मुझे यूँ जलील करके ना जाती। आहान को तो रह कर अपनी इज्जत महसूस हो रही थी जो वो भरे मजमे में करके गई थी। वो तो सोच बैठा था दोबारा उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा और उस सबका कसूरवार उसकी नज़र में सिर्फ फाइक था। मेरी गलती? फाइक को शौक ही लगा था। ओह भाई, तेरी अपनी गलती थी। तुझे किस पे वकूफ़ दिखा था? पहली ही मुलाकात में पहली ही बात पेशे की कर, और वो भी वो पेशा जिसको वो एज अ हस्बैंड नहीं करती, पसंद नहीं करती। सारी तेरी ज़बान की गलती है। फाइक को भी कहाँ गंवारा था खुद पे बात देना। अच्छा बस, आइंदा मैं इसके पास जाऊंगा ही नहीं। निहायत ही बुज़दिलाना फ़ैसला है। बजाय तो उसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर। शट अप फाइक, शी इज़ माई लव, नॉट अ चैलेंज। अभी वो बात कर ही रहा था जब उसकी नाक को आहान ने बीच में ही टोका। वो गुस्से से उसे घूर रहा था और वहीं फाइक को उसकी शिद्दत का अंदाज़ा हुआ। ओके रिलैक्स, आई एम सॉरी। मैं अपने कानों को हाथ लगाता हूँ। वो वाकई नादिम था, जबकि आहान ने गुस्से में मुँह मोड़ लिया। अभी वो फाइक से कोई भी बात नहीं करना चाहता था। अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ जा रही है? वो यूनि से वापस आई। आज भी थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए जो गर्द चमक वो अम्मा के बादलों से मतवा कर रही थी, वो आज दरवाजे पे उसे ना मिला था, बल्कि उल्टा वो उसे तैयार होती नज़र आ रही थी। वो सवाए नईमा खाला के अलावा किसी के घर नहीं जाती थी और उनके घर जाने के लिए ऐसा एहतमाम भी कभी नहीं हुआ था, इसलिए उनको मुतजस्सिस होना लाजिम था। लो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उनके आने पे उन्होंने बड़े प्यार से उससे बात की। हूँ तो यकदम हैरान हो गई। अम्मा का ये रूप कहाँ देखा था उसने? अच्छा मेरी जान, मैं ज़रा नईमा के साथ जा रही हूँ महा के लिए रिश्ता देखने। तुम पीछे अपना और महा का ख्याल रखना और बहन को तंग नहीं करना, ठीक है ना? वापसी पे कोई शिकायत ना सुनो, ठीक है ना? उसकी थोड़ी को प्यार से चुपी वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई। आखिर वो जो अम्मा के तर्ज मुखातिब पे हैरान हो रही थी, रिश्ते वाली बात सुनकर यकदम खुश हो गई। ये भी याद ना रहा कि अम्मा ने अभी उसकी थोड़ी भी प्यार से
چھوئی ہے۔ پہلے ماہا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر شرمیلی اور دھیمی مسکراہٹ سجی تھی، پھر اچانک اس کے گلے آ لگی۔ ارے میری پیاری بہنا، بنے گی دلہنیا۔ ماہا جو حور کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی، اچانک اس کے گلے لگنے سے گرتے گرتے بچی۔ وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ مسلسل خوشی سے اپنا بے سہار راگ لاپ رہی تھی اور اماں کی مسکراہٹ پہلے ہنسی میں اور پھر کہکے میں تبدیل ہو گئی۔ ماں وہ سب تو ٹھیک ہے اماں، لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ شادی کون سے روز ہوتی ہے۔ دولہا پیارا ہوگا تو زندگی سہل ہو جائے گی۔ میرا مطلب ہے دیکھ لو، دیکھنے کو دل کرے گا۔ جب کبھی بندے کا موڈ خراب ہو بھی تو میرے خیال میں میاں اتنا پیارا ہونا چاہیے کہ اس کی ایک مسکراہٹ پہ بیوی کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ اب آگے ہی موڈ خراب ہو اور اوپر سے ایسی شکل دیکھنے کو مل جائے تو بندے کے منہ سے ناشکرانہ کلمات تو نکلیں گے نا۔ وہ اماں کو بہت محبت اور پیار سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اماں تو اس کی بات سن کر ہی میٹر گھوم گیا۔ کیا اول فول بک رہی ہے بغیرت، آئندہ تیرے منہ سے یہ سب نہ سنوں۔ اس جمعے کو میں نے انہیں بلایا ہے رسم کے لیے۔ یہ دیکھ، ماں کے جڑے ہاتھ، اپنا منہ بند ہی رکھنا، غصے سے کہی۔ وہ یہ جا وہ جا کیونکہ جانتی تھی اولاد کو اپنا ارشاد کسی اور کے سامنے بول دیتی تو مسئلہ ہو جانا تھا، اور سوچا تو اس نے پہلے بھی کبھی نہیں تھا، بولتے ہوئے اب کہاں سوچنا تھا۔ اس لیے اماں نے پہلے ہی بار میں اس کا مت بدلا تھا۔ وہ جو پیار سے اماں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اماں کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اگر وہ غصے میں اٹھی تھی تو وہ ڈبل غصے سے کشن کو صوفے پہ پٹکتے اٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کمرے میں آتے ہی اس نے قدرے زور سے دروازہ بند کیا، جو اس کے غصے میں ہونے کا ثبوت تھا۔ وہاں جو اپنے ناخن تراش رہی تھی، اس اچانک آفتاب پہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یہ لے آپ کے بہادر خان۔ اس کی گود میں تصویر پٹکتی وہ بیڈ پہ آ بیٹھی۔ یہ کون ہے؟ وہاں نے اریزر کو سائڈ پر رکھ کر تصویر کو ہاتھ میں لیا۔ تھوڑا بہت اندازہ تو اسے تھا، لیکن مجھ سے پوچھ کر کنفرم کرنا چاہتی تھی۔ آپ کے فیوچر دولہا صاحب، طنزیہ انداز میں جواب آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اماں نے ایسے ہی کالے کو ڈھونڈا تھا آپ کے لیے۔ وہ تو غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے وہ؟ ٹھیک تو ہے؟ ہاں، رنگ تھوڑا سا سانولا ہے، مگر مردوں پہ تو جچتا ہے۔ اب آٹے جیسے مرد تھوڑی نہ اچھے لگتے ہیں۔ اور اور ویسے بھی جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو تم کیوں غصہ کر کے اپنا خون جلا رہی ہو؟ ماہا اسے سمجھاتے ہوئے تھوڑی لائٹر موڈ میں بولی۔ اوہو آپی، آپ کا مسئلہ مجھے پتہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ آپ جانتی جتنی فرما بردار اور محبت کرنے والی ہیں نا، آپ کو تو سب ہی اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی بات نہیں ہے۔ ماما کو واقعی میں کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ دیکھیں نا، اماں نے آپ کے لیے ایسا ڈھونڈا ہے، مطلب میرے لیے بھی کوئی ایسا ہی ڈھونڈے گی، اور میرے پاس بھی انکار کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ میں بھی ایسے ہی کسی کالے سے بھیا جاؤں گی، اور جو میری کولے سرخ و سفید بچوں کے خواہش ہے، وہ وہیں دم ٹوٹ جائے گی۔ ہے اللہ جی، ماہا کو تو پہلے حور کی بات کی سمجھ ہی نہ آئی، اور جب سمجھ آئی تو کمرے میں بس ماہا کی ہنسی ہی تھی جو گونج رہی تھی۔ ہنسنا بنا کر اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ وہ فطرتاً ایک خاموش طبیعت اور کم گو لڑکی تھی، مگر حور اس کی زندگی کا وہ سرمایہ تھی جو اسے ہنستے رہنے پہ مجبور دیتی۔ اوف حور، کیا چیز ہو تم! اپنی ہنسی کو بامشکل روکتے اس نے حور کو دیکھا۔ ابھی تو میری ہائے چل رہی ہے، اور تم نے اس سے نہ صرف اپنے بلکہ آگے بچوں تک کی پلاننگ بھی سوچ لی ہے۔ ہنستے ہنستے اس کے آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ آپی ہنسے نہیں، یہ واقعی بہت سیریس مسئلہ ہے، زندگی بھر کا روگ ہے یہ۔ حور کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی، جبکہ ماہا اس کے منہ سے لفظ روگ سن کر
दहल ही तो गई थी। पागल, ऐसे नहीं बोलते। अल्लाह ना करे तुम्हें जिंदगी भर कोई रोग लगे, अल्लाह करे तो वैसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। उसने थोड़ी को प्यार से छूटी। उसने उसके माथे पे अपने लब रखकर उसे सदके दिल से दुआ दी थी, पर यह तो सिर्फ किस्मत जानती थी, या किस्मत को बनाने वाला के आगे क्या होने वाला है। सिर्फ 8 दिन रह गए हैं हमारी छुट्टियां ख़त्म होने में। फाइक कैलेंडर को हाथ में पकड़े एक एक दिन काट रहा था और एस्टिमेट डेट पे उसने लिख रखा था, यानी आज़ादी के दिन ख़त्म और हिसाब के दिन आने वाले थे। हाँ, तो मैं पूरा सा तो आहान की तरफ से कतरे लापरवाही से जवाब आया। जब से वो रेस्टोरेंट वाला वाक़या हुआ था, वो फाइक से थोड़ा रूखा ही बोल रहा था। पहली वजह उसे लगता था कि ये सब फाइक की वजह से हुआ है। ना वो इस तरह ज़बरदस्ती उसके सामने भेजता, ना वो इस तरह शर्मिंदा था कि दोबारा उससे नजरें भी ना मिला पाए, क्यों कभी काबिल नहीं रहा। और उसे अहम वजह फाइक का उसे चैलेंज कहना। बात इतनी बड़ी तो नहीं थी, पर आहान को ज़रूर लगी थी। होता है ना, कभी कभी दिल में रहने वाले मकीन इतने ख़ास होते हैं कि उनकी इज़्ज़त और वक़ार ही आपके लिए सब कुछ होता है। आहान के साथ भी यही मामला था। वो हूर से मोहब्बत करने से ज़्यादा उसकी इज्जत करता था। यार, क्या मसला है तेरे साथ? फाइक अब तंग आ गया था। आहान की बेरुखी सहते सहते तो सारे मसले जानता है। अच्छा ना, आई एम सॉरी, अब नहीं करूँगा ऐसे कभी। लेकिन तू भी तो राज़ी हो जा। तब से नखरेली बीवियों की तरह नखरे दिखा रहा है। उसके गले में प्यार से बाहें डालता वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि आहान के लबों पर मुस्कुराहट आ ही गई। अच्छा, अब बस ज़्यादा बनना। मान गया हूँ मैं। शुक्रिया जनाब, करम है आपका। वैसे एक बात है हानी, तो नाराज़ हो कि मुझे मेरी मुअत्तका बीवी को मनाने का हुनर ममकाना ट्रेनिंग दे रही है। वह हंसते हुए अब उसे छेड़ रहा था, तो वाकई कभी नहीं सुधरेगा। उसकी कमर पे धप रसीद करता वो उस बात से लायन था कि जिसको वो चाह बैठा था वो उससे कभी ज़्यादा बिगड़ी है। तुम्हें भी आज ही लाइब्रेरी आना था। हूर को शुरू से ही किताबों से चिढ़ थी। वो तो सिलेबस की किताबें रो धो कर पढ़ती थी, और ये तो फिर दूसरी थी, जबकि मशक किताबें ही तो पढ़ने का शौक़ था। अभी भी वो इशू करवाने के लिए उसे घसीट कर ले आई थी। तो अच्छा है ना, मेरे ज़रिए ही सही तुम भी लाइब्रेरी देख लेती हो। वो उसे तंग करते हुए अब दोनों सड़क पार कर रही थी, और वो जो रोड खाली देखकर ज़रा स्पीड तेज़ करके फाइक से बातें कर रहा था। एकदम 2 लड़कियों के आगे जाने पर उसने फ़ौरन ब्रेक लगाई थी, जो कि फ़ौरन लगी ही नहीं थी। नतीजन हूर के घुटने पे गाड़ी इतनी ज़ोर से तो नहीं, पर लगी ज़रूर थी। हाय मैं मर गई, एक चीख के साथ वो वहीं बैठी चली गई, जबकि फाइक और आहान घबरा कर बाहर निकले थे। मैं मार लूँ ओके? चूँकि हूर का चेहरा झुका था, इसलिए आहान उसे पहचान न सका। खाक ओके? हूर बोली, नहीं चीख रही थी, और जब पूछने वाले की तरफ देखा तो वहीं थम गई। तो आहान को आगे देख हूर को तो 100 वॉट का शौक लगा। वाह भाई वाह, सब समझ गई। मैंने उस दिन सुनाई थी ना तुम्हें, इसका ही बदला ले लिया है तुमने। वो ज़मीन पे बैठी के साथ ऊंचा ऊंचा बोल भी रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो दोबारा उसको ना देखने और ना मिलने का अहद कर चुका था, किस्मत की सितम ज़रफ़ी देखें वो सामने मिली। हूर उठने की कोशिश करो, मशर उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। नहीं उठा जा रहा, लेकिन वो फुरनूस बैठी रही थी। क्या ज़्यादा ज़ोर से लगी है? मामले की नौयत को देखते हुए फाइक ने बीच में बोलना ज़रूरी समझा, वरना आहान के मुंह पे तो चुप ही लग गई थी। हाँ लगी है तो चीख रही हूँ ना, पागल तो नहीं हूँ कि यूँ ही चीखूँगी। आए हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ चेक करवा लेते हैं। आहान उठाओ। फाइक ने आहान को कोहनी मारी, चुपचाप खड़ा था। नहीं नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। मशर जानती तो नहीं थी कि क्या हुआ रहा है, लेकिन हूर के अंदाज से समझ गई थी कि कुछ ना कुछ इंटेंशन ज़रूर था।
क्या मतलब कोई ज़रूरत नहीं है? मुझे लगी है तो इनका फ़र्ज़ है कि मुझे चेक करवाएं। हूँ कहाँ उसे छोड़ने वाली थी। उठाओ मुझे। खामोश खड़े अहान को हुक्म सादी करती वो चीखी, जबकि बेचारा अहान जब शर्मिंदगी से मुँह छुपाता उसे पकड़ने को आगे बढ़ा। इसे एहतियात से बाजुओं में उठाया। उन्होंने जानबूझकर उसके पकड़े ही अपना सारा वज़न उस पर डाल दिया। अहान उसको पकड़ते हुए उसकी ये हरकत को नोट कर चुका था और बेख्तियार हंसी उसके लबों से निकले को बेताब हुई थी, जिसे उसने बामुश्किल रोका था, वरना कोई पता नहीं था। और अब उसका सच में सर फाड़ देती। उसे एहतियात से पीछे गाड़ी में बिठाता। वो ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हाय, वो घर आते हुए भी अभी तक करा रही थी। फाइक और अहान उसे हॉस्पिटल से घर छोड़ने आए थे और अहान उस उठाने को बढ़ा ही था कि वो फिर से दहाइयाँ देने लगी थी। उसकी दहाइयों पे अपनी आमद आने वाली मुस्कुराहट को उसने बामुश्किल रोका था और घर की जानिब बढ़ा। थैंक यू सो मच अहान भाई, लेकिन अब हम आगे चले जाएंगे। क्यों? वो मशल को पता था कि अम्मा ने अगर ऐसे देख लिया तो शायद गुस्सा करे उसे। वो वहीं से अहान और फाइक को चलता कर देना चाहती थी, पर हाय रे हूर की ज़बान फौरन की उसकी बात काट कर बोली। क्यों? क्या मतलब? अब मुझसे नहीं चला जा रहा तो इनका फ़र्ज़ है कि मुझे घर के अंदर तक छोड़ कर आए। आखिर अम्मा को भी इस मुजरिम का पता चले ना, जिसने इनकी बेटी का घुटना तोड़ा है। अभी मशल उसकी बात पे कुछ और कहती है। अहान बोल पड़ा। मशल, इट्स ओके, मैं ले चलता हूँ। उसे आंखों से खामोश होने का इशारा करके वो अंदर की जानिब बढ़ा। हॉस्पिटल में दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी और जब भी अहान ने उसे बुलाया था शुरू में उसे बहना ज़रूर कहा था, ना सिर्फ लफ्ज़ों में बल्कि लहजे में भी उसके लिए बहुत अकीदत लगी थी। इसलिए तो वो ही उसे भाई के ओहदे पर फाइज कर चुकी थी। लेकिन हूर का तो उससे क्या क्लेश था कि ये बात मशल समझने से कासे थी। दरवाज़ा हसरत तवक्को अम्मा ने ही खोला था और सामने ही हूर को किसी लड़के के साथ बाजुए में देखकर माथे पे बल पड़े थे, मगर साथ ही उनकी नज़र घुटने से पाँव तक पट्टी पर बंधी देखी तो लहजे में फ़ौरन ही फिक्रमंदी दर आई। अरे क्या हुआ है? इन्हें रास्ता वो फ़ौरन पीछे हुई। अहान मुँह को पकड़े आगे बढ़ा, जबकि फाइक ने डिटेल बतानी शुरू कर दी कि कैसे टक्कर लगी और बाद जो कुछ भी हुआ। साथ में माजरत भी कर डाली। अम्मा को दोनों लड़के शक्ल से अच्छे लगे थे, वरना आजकल के ज़माने में कौन इतना करता है। और फिर इस बात की गवाह मशल भी तो थी। हूर को बेड पर बिठाकर उन्होंने वहीं करीब दोनों को सोफे पर बिठाया। बच्चों, क्या लोगे? इस दौरान महा भी वहीं आ गई और हूर का हाल चाल पूछ रही थी। नहीं, अहान की बात अभी मुंह में थी जब हूर सदमे से बोली, अम्मा, इनकी वजह से मुझे इतनी ज़ोर से चोट लगी है। डॉक्टर इतना बड़ा इंजेक्शन लगाया मुझे, अब सवाल इनकी दरगत बनाने के इनको बिठाकर कुछ खाने पीने को पूछ रही हैं। हूर तो वो लम्हे में भूल रहा था जब डॉक्टर ने पेन किलर के नाम पे उस इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दिया था और ये मशल भी उन दोनों के साथ मिलकर बजाय डॉक्टर को रोकने के उनको रोता देख रहे थे। हूर, मेरा बच्चा, इन्होंने तुम्हें डॉक्टर से चेक भी तो करवाया है और वो कह तो रहे हैं इनसे सब गलती से हुआ है। फिर छोड़ो बातों को, साजिदा बेगम उसे प्यार से समझाती हुए बोली। वाह, मुझसे तो गलती से बाज भी टूट जाए तो इतना डांटती हैं। इन्होंने तो मेरा घुटना तोड़ दिया है और आप इन्हें कुछ नहीं कह रही। यानी ये करे तो ठीक, हम करे तो हाय हाय। हूर का दुख किसी तौर कम होने को नहीं आ रहा था। वो जो सोचे बैठी थी कि जब अम्मा को पता चलेगा वो तो इनकी दुर्गत बनाएंगी और तब उसके कलेजे में ठंडक पड़ेगी, जो कि तब से नहीं पड़ रही थी। वो सब बेसुध निकला था। अम्मा तो उनकी सक्केवारी जा रही थी और यही बात हूर को जलाकर राख कर रही थी। इससे पहले कि अम्मा उसे मेहमानों का लिहाज किए बगैर उसे सुनाती, अहान और फाइक खुद ही
बोल पड़े, आंटी अब हम चलते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम दोनों फिर आएंगे। दोनों ही साथ उठ कर खड़े हुए थे। चलो बेटा, जैसे तुम लोगों को ठीक लगे, कुछ खाए पिए बगैर जाने नहीं दूंगी, अम्मा ने उन दोनों के सर पर हाथ फेरते कहा। अरे आंटी, बेटा भी कहती हैं और तकल्लुफ़ भी करती हैं, अगली बार भी कोई तकल्लुफ़ नहीं। अहान दरवाजे पे से निकलते हुए उन्हें कह रहा था और वो आगे से उसे मज़ीद भी कुछ कह रही थी, पर मुँह सुन नहीं पाई क्योंकि वो दरवाजे से पार जा चुके थे। फ्रोडिया दरवाजे के मुँह करके उसने बुरी सी शक्ल बना के कहा। फिर सामने देखा तो महा और मशल दोनों खूंखार नज़रों से उसे घूर रही थी। क्या हुआ? पता तो था उसे, फिर भी उसने कहा। गलती माननी थी, क्या ज़रूरत थी इतनी बकबक करने की। इस बार तो महा को भी गुस्सा था। वो उनके घर मेहमान थे, लेकिन भूत ने उन्हें मेहमान रहने नहीं दिया था बिल्कुल। और अभी आपको पता है इसने वहाँ क्या किया है? मशल ने भी तारीफ की थी महा की और अब उसे हॉस्पिटल में होने वाला किस्सा सुनाने लगी। डॉक्टर आए, इन्होंने उसे चेकअप किया और चीखने लगी। हड्डी को नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ सूजन हुई है। वहीं उसने कड़ी कही है। अब डॉक्टर है, एक्सरे तो नहीं ना, पहले एक्सरे करे फिर पता चलेगा क्या हुआ है। बड़ी बहस के बाद उसने एक्सरे करवाया और इसमें निकला कुछ भी नहीं। मशल महा को इसका कारनामा बता रही थी और महा तासुफ से उसे देख रही थी। भूत बाज आ जाओ, उसे नज़रों से तनबीहा करती वो बाहर चली गई। चलो भाई, मैं भी अब चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। मशल भी अपना बैग उठाते हुए वहाँ से चली गई। हाँ, तुमने काम जो कर दिया है चुगलखोर का, दफ़ा हो जाओ। फूल उसे खूंखार नज़रों से घूर रही थी, अभी चल नहीं पा रही थी, वरना धक्के देकर उसको खुद निकाल। जा रही हूँ, मैं खुद जा रही हूँ, मशल भी कहते साथ दरवाजे से बाहर निकल गई थी, जबकि वो बंद दरवाजे को घूर रही। वो आज काफ़ी थका देने वाला दिन था। वो दोनों घर आए थे जब अहान ने किचन की जानिब बढ़ते हुए कहा, तेरे लिए तो नहीं होना चाहिए, आज तूने अपनी महबूबा को सारा दिन अपने जोरे बाजू पे उठाया है। फाइक उसे छेड़ रहा था। बेटा, तू भी इतना मासूम नहीं, जानता हूँ, जैसे तू मशल को देख रहा था। चाय का पानी रखते उसने उसका पता उस पे फेंका। ओए, तेरे नज़रें अपने तक नहीं रहती। सोफे पे बैठे पीछे गर्दन करते उसने उस माइक्रो आंखें रखने वाले को देखा। तेरी रहती हैं, और वैसे भी जैसे तेरी नज़रें फिसल रही थी, मुझे तो लगता है ये बात मशल ने भी नोट की है। उसे छेड़ता वो अब दूध डाल रहा था, जबकि फाइक सीधा हो गया। हाँ यार, मेरी नज़रें ही नहीं, मेरा तो दिल भी फिसल गया। आंखें बंद किए वो नर्म मिजाज से मशल को सोच रहा था, जो उसे चारों शाने चत कर गई थी। बेटा, तो क्या हो गया? हंसते हुए अहान ने चाय कपों में डाली, जबकि फाइक अभी तक मशल के ख्यालों में गुम था। अस्सलामुअलैकुम आंटी। डोर बेल की आवाज़ में उन्होंने दरवाज़ा खोला ही था, जबकि सामने ही अहान असातिज़ा खड़ा था। उन्हें सलाम करता वो आगे को प्यार लेने के लिए झुका। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा, उसे प्यार देती वो आगे की तरफ बढ़ी, जबकि वो उनके पीछे था। ऊँट को चोट लगने के 2-3 दिन बाद तक वो रेगुलर आता रहा था, लेकिन कुछ मसरूफियत की बिना पर वो 2 दिन तक नहीं आ सका था और आज उनके सामने हाजिर था। अम्मा और उसकी अच्छा खासी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। पहले बताओ क्या लोगे? पिछली बार भी सिर्फ चाय पी कर चले गए थे। कुछ नहीं आंटी, अभी उसकी बात मुंह में ही थी जब अम्मा ने उसे टोक दिया। अरे ऐसे कैसे, मैं अभी तुम्हारे लिए मज़ेदार सी चाय बनवाती हूँ, उसे कहकर उन्होंने साथ ही हूँ को आवाज़ देना शुरू कर दी और वो जो रसाल करने में मगन थी। अम्मा की आवाज़ पर बादल नख्वास्ता ही उठी थी। जी अम्मा, डाइनिंग रूम में टहाने पर आकर पूछा और सामने अहान को बैठे देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। जाओ बच्चे, 2 कप चाय बना कर ले आओ। अरे रहने देना आंटी, तकलीफ़ की क्या ज़रूरत है? अहान जो बात करने आया था उसके लिए वो चाहता था कि वो तन्हा रहे। अरे ऐसे कैसे रहने तू, जाओ बेटा बना कर रख। वो हूँ को हुक्म शादी करती बोली। अब जब वो कह रहा है रहने
کہ نہیں پینی انہیں چائے تو کیا زبردستی کریں گی؟ حور برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، حور جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ اس بار آواز میں ہلکی تنبیہ تھی۔ آپ کے کہنے پہ بنا لاتی ہوں، پر سوچ لیں یہ نہیں پئیں گے تو پتی چینی دودھ کتنی چیزوں کا ضائع ہوگا۔ اور آپ ہی کہتی ہیں رزق کا ضیاع اچھی چیز نہیں۔ وہ کہتے رکی نہیں تھی، بھاگی تھی، کیونکہ اماں نے بغیر آہنگ کا خیال کیے جوتا دے ماری تھی جو سیدھی دیوار پہ جا لگی تھی، کیونکہ حور اپنی جان بچا کر بھاگ چکی تھی۔ بیٹا اس کی باتوں کا برا مت مانو، تم سنا کیسے ہو، فائق کیسا ہے، اب انہیں بات کو کسی طرح تو ہینڈل کرنا تھا۔ سب ٹھیک ہے آنٹی، مجھے آپ سے دراصل کچھ بات کرنی ہے۔ الفاظ کو ترتیب دیتا بولا، باقی کا ہم کل پڑھیں گے، اوکے؟ سو گلا خراب ہونے لگے گا، باقی کا ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔ اور جس مسٹیک ہوئی اس کے لیے سوری۔ باقی چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔